सभी का स्वागत है नए वीडियो में। हमने जैसे कहा था हम छठा पार्ट शुरू करेंगे। वैसे इस चैप्टर में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है वो है थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय। प्रमेय का तो नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन इसको बनाने वाले थेल्स हैं, उनका नाम है गणितज्ञ का, इसलिए थेल्स प्रमेय उनके नाम से जानी जाती है, थेल्स थ्योरम। थोड़ा सा जल्दी से छठे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चैप्टर में हमारे पास स्पेशली इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, थेल्स थ्योरम और उस पर आधारित प्रश्न, और एक हमारे पास आएगी समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। तो हमारे पास तीन एक्सरसाइज है 6.123। 6.1 में ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी दी है, तो उसको हम सिंपल जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसकी। और जो दूसरी चीज़ हमारी 6.2 है वो सारी हमारी थेल्स थ्योरम पे आधारित है, और 6.3 में हमें सिमिलरिटी यूज में लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय, बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स हों यानी हमारा आरबीएससी की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, सभी बोर्ड में स्पेशली मानी जाती है महत्वपूर्ण प्रमेय। अब हम आगे बात करते हैं प्रमेय को, थोड़ा सा कथन स्टेटमेंट को पढ़ दूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है यानी कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो यह मतलब वो जो हमने भुजा खींची समांतर, वो उन अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसीलिए इसका नाम है, समान अनुपात में बांटती है, इसीलिए इसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए मैं बनाता हूं। अभी मैंने केवल त्रिभुज बनाया था, अब हम पूरा हमारा डायग्राम बनाएंगे। एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। हमने क्या करा, ये जो बीसी है इसके समांतर रेखा खींचेंगे। दिमाग में नहीं आता कि बीसी के समांतर ही क्यों खींची, इसके या इसके क्यों नहीं खींची। बिल्कुल खींच सकते हैं, किसी के भी खींच सकते हैं, तीनों में से कोई सी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डायग्राम हमें सीधा सीधा नजर आए, थोड़ा समझने में आसानी रहे, इसलिए हम बीसी के समांतर, ये हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींची। थोड़ा ध्यान से देखें, ये रही, दिख रही है बीसी के समांतर रेखा, नाम दे दिया, क्या नाम दिया, डीई। तो हमने क्या करा, जो बीसी है उसके समांतर हमने बीसी लाइन है उसके समांतर डीई रेखा खींच दी। जो अन्य दो भुजाओं को, किसको, एबी और एसी, जो हमारी रिमेनिंग साइड है, उनको, इसको डी पे कट कर रही है और इसको ई पे कट कर रही है। तो प्रूव क्या करना है, इस डी ने क्या करा है, वो जो अन्य भुजाएं हैं यानी एबी और एसी, उनको समान अनुपात में बांट दिया है, यानी उनको बांटा क्या है, ये रहा डी पॉइंट, दो हिस्से कौन से हुए, ये और ये, इसमें ये और ये, तो इनका जो अनुपात है यानी कि रेशियो, और अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम वैसे देखें तो 3:4 यानी 3:4, लेकिन उसको अगर हम भिन्न रूप में लिखें फ्रैक्शन में तो क्या लिखते हैं हम, 3/4 यानी 3/4। तो वैसे ही अगर हम अनुपात की बात करें तो AD और नीचे कौन आ जाएगा, DB, यानी AD/DB, AD/DB, और ऐसे इधर AE और अपॉन EC, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। प्रूव करते हैं। गिवन एक ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज ABC, उसमें DE जो है वो पैरेलल यानी समांतर है किसके, BC के, और हमारी जो DE है वो कौन सी भुजाएं, AB और AC को कहां कट कर रही है, क्रमशः लिखते हैं रेस्पेक्टिवली, कहां पर, D व E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यहां तक। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है, सिद्ध क्या करना है, जहां ये कट हुई है तो दो हिस्से है, इधर AD और इधर DB, यानी AD और DB का जो अनुपात है यानी AD/DB, AE और EC का जो अनुपात है AE/EC, यानी AD/DB और AE/EC, इनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो आपस में इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि स्पेशल है और थोड़ी सी देख समझने में ऐसा लगेगा पहली बार में कि थोड़ी अजीब सी लग रही है, मुश्किल लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। रचना क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, ये जो पॉइंट E है, इससे इसके ऊपर हम क्या डालने वाले हैं, लंब। अब एक चीज गौर करना, ये जो हमने EM लंब डाला है ये केवल AD पे नहीं है, पूरी AB पर है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी लाइन पर परपेंडिकुलर यानी ड्रॉ ये हमने लंब डाला है तो ये इतने से भी नहीं है, ये लाइन कितनी भी आगे बढ़ जाए उस पूरे पे लंब है। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा, हमने आगे इसको अभी काम में भी लेनी है। तो EM जो है और उसको हमने पूरा किस पर, AB पे लंब डाला, और सिमिलरली इधर D से अगर जाए तो ये हमने इधर लंब डाल दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, DN। वो किस पर है, AC पर, पूरी AC पर। पहली चीज तो ये कि लिख देते हैं, यानी कि EM जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर, और जो DN है परपेंडिकुलर यानी लंब है किस पर, AC पर। खींचे, ड्रॉ किए, ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर ये और ये। और उसके अलावा हमने एक चीज और करी है,
हमने बी को किससे मिलाया था, ई से, और सी को किससे मिलाया, डी से। तो हमने यहाँ लिख देते हैं, ये डी को तो हमने किससे मिलाया, ई से, और सी को किससे मिलाया, डी से। ये हमारी हो गई रचना, कंस्ट्रक्शन। और अब आ जाते हैं हमारे प्रूफ में, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। ये हमारा उपपत्ति यानी प्रूफ है। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ में लिखना है टू प्रूव यानी कि मुझे क्या प्रूव करना है, और ये हमारा होता है गिवन यानी मुझे क्या देना है। ठीक है, यहाँ तक चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल त्रिभुज के एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वहीं से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा डायग्राम को समझना। और ये हमारा ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, ये इसके ऊपर डाला है लंब यानी ये हो गई इसकी हाइट। तो अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से, तो क्या होगा, 1/2 इंटू आधार तो कौन बनेगा, एडी, और ऊंचाई कौन बनेगी, ईएम। कुछ इस तरह से होता है, हमारा डायग्राम घुमा हुआ है, ये इस तरह से, ये आधार होता है और ये इस पे ऊंचाई। तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारी ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो देखें एक बार, ये हमने लिखा, और इस तरह से लिखना है एरिया, कौन सा वाला ट्रायंगल, ADE। एक और फॉर्मूला लिख दें, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला से हम लिख रहे हैं। तो ये हमने लिखा एरिया ट्रायंगल कौन सा, ADE, हाफ इंटू बेस, बेस तो कौन बनेगा, AD, और हाइट कौन बनने वाली है, EM। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाए नीचे वाले ट्रायंगल में और उसका एरिया पता करते हैं। मैं पहले नाम लिख दूं, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ BDE। ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, इसका जो एरिया या क्षेत्रफल निकालना वो भी हमें इसी फॉर्मूले से निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए बेस कौन बनेगा, DB। सबसे खास ध्यान देने की बात, इसके लिए हाइट कौन बनने वाली है। अब बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, लाइन कितनी भी आगे बढ़े वो परपेंडिकुलर या लंब वही होता है। इसके लिए भी ऊंचाई कौन रहेगी, EN। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लें। अधिक कोण त्रिभुज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये लो। अब अधिक कोण त्रिभुज में अगर मैं इस पॉइंट से इसके ऊपर लंब डालूं तो वो तो डल ही नहीं सकता, अगर यूं डालोगे तो लंब तो स्ट्रेट जाता 90 डिग्री का एंगल, तो वो यहाँ जाएगा यानी ये आगे बढ़ेगी। तो ये लंब जो है ना, ये इसी के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि वो ट्रायंगल के अंदर ही नजर आना चाहिए, वो बाहर है तब भी वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो हमारा कुछ ऐसा ही, ये त्रिभुज है, ये इसमें बाहर लंब दिख रहा है, ये समझ गए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करना है। ये लिखा मैंने, समीकरण 1 में हमारी समीकरण जो 2 है उसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है हमारा, ट्रायंगल ADE, ये इसमें डिवाइड हो गया हमारा कौन, ट्रायंगल BDE। इधर हो गया हमारा हाफ इंटू बेस, हमारा कौन है, AD, और EM, हाफ, ये हो गया हमारा DB, और हाइट यानी ऊंचाई कौन हो गई, EM। ये हो गया दोनों, थोड़ा ध्यान से देखिए, आधे से आधे कटा, EM से EM कटा, और हमारे पास क्या बच गया, AD/DB। और जो ये हमारे पास नजर आया रिजल्ट, इसको क्या दे देना, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक। अब वापस हुई सिमिलर, पुनः वापस से इसी प्रकार। अब वापस बात उत्तर वाले की कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। फिर से हम उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AD का एरिया निकालेंगे, और वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ठीक है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये लिया हमने, जैसा अभी हमने इधर लिया था, आधार ये था, हाइट ये थी, फिर आधार ये था, हाइट ये थी। अब हम सारा इस तरफ लेने वाले, ये त्रिभुज लिया, अब की बार आधार किसको लेोगे, AE, तो ऊंचाई कौन बनेगी, DN, यानी कि कुछ इस तरह से लिखे, हाफ इंटू AE तो बन गया इसका आधार, और ऊंचाई इसकी कौन बन गई, DN। इसको देते समीकरण नंबर 4। और ऐसे ही अगर अब हम हमारे इस नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें, दिख रहा है डॉट डॉट वाला ट्रायंगल, जैसा हमने यहाँ यूं लिया था, अब ये लेना है। इसका एरिया देखो, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल है CED, हाफ इंटू बेस, आधार कौन बनेगा, EC, और ऊंचाई कौन रहेगी, वही DN। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। फिर 1 2 आई 1 2 से डिवाइड किया, 4 5 आई, कर दो, बाहर लगा दो। समीकरण 4 में किसका, समीकरण 5 का भाग देने पर ये डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन 4 में 5 से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड,
इधर लेफ्ट हैंड साइड ये आएगी, इधर राइट हैंड साइड ए और डी एन, इधर राइट हैंड साइड हाफ इंटू इसी इंटू डी एन। फिर से वही देखें, आधे से आधा कट गया, डी एन से डी एन कट गया, कौन बचा ए ई और नीचे कौन बच गया हमारा ई सी, और इसको दे दी इक्वेशन नंबर 6। अब थोड़ा सा ध्यान दें, दो रिजल्ट है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 और 6, यानी समीकरण नंबर 3 और 6। थोड़ा सा ध्यान से देखें समीकरण 3 और 6 को। 3 में जो राइट हैंड साइड में आया वो आ रहा है ए डी बाई डी बी, और 6 में जो राइट हैंड साइड में आ रहा है वो आ रहा है ए बी बाई ई सी, और इन्हीं दोनों को हमें क्या लाना है, इक्वल। अब दो इक्वेशन है, ये भी इसका राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड, कैसे प्रूव हो सकता है? अगर इन दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो फिर राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी और हमारा प्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखा ऊपर आ रहा है एरिया ए डी, इसमें भी तो वही आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वाला पोर्शन बराबर है ऑलरेडी। नीचे वाला देखें, इसमें नीचे कौन आ रहा है, एरिया किसका, बी डी ई, ये वाला हमारा लाइनों वाला त्रिभुज नजर आया, और जबकि इधर कौन आ रहा है, एरिया सी ई डी, ये हमारा डॉट डॉट वाला त्रिभुज। तो दोनों अलग अलग है, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया। अगर हम कैसे भी अभी आगे करके इन दोनों के एरिया को क्या बता दें, बराबर, इक्वल, तो फिर हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड पूरी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं, राइट हैंड साइड भी इक्वल, और यही हमारे को प्रूव करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से डायग्राम में देखें और थोड़ा सा रिकॉल करें। फिर से वही बात आई, 9th क्लास में हमारे पास एक चीज होती थी, और वो मैं एक बार पहले को बता दूं, उसके बाद हम देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखें, 9th क्लास में एक चीज ये आती थी, अगर मान लो एक बेस है BC, इस बेस के ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और इसी बेस पर यानी इसी BC पर, इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना है और उसका नाम है DBC। और दूसरी कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या है कि अगर BC है तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखें, एक तो दोनों का आधार सेम है, और दूसरी बात दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, एग्जैक्ट वहां जाके टच हो रहा है ऊपर वाला शीर्ष A और D, ना तो उससे ऊपर ना नीचे, यानी कि बोला ही जाता है एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो ट्रायंगल, तो उनके एरिया जो है वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुजों के एरिया आपस में बराबर। इस चीज को जरा सा थोड़ा सा हमारे यहाँ डायग्राम में समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा। ये इधर वाला ट्रायंगल ये है, ये, और इधर वाला हमारा ये है। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो DE दिख रहा है, DE, इसी DE के ऊपर ये ट्रायंगल है, और इसी DE के ऊपर ये वाला त्रिभुज या ट्रायंगल है दोनों का आधार एक ही, कौन, DE, और DE और BC एक दूसरे के क्या थे, समांतर, यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में भी बन रहे दोनों, और दोनों का आधार एक ही है, तो फिर इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल। इसको हमें थोड़ा सा शब्दों में पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो हम पूरा पूरा लिख देते हैं। इसको किस तरह से लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। क्या लिखा मैंने, त्रिभुज कौन सा, BD, लाइनों वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, CED, डॉट डॉट वाला। ये दोनों त्रिभुज जो है वो एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, दोनों के मध्य स्थित है। और हम जानते हैं कि अगर एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर दो त्रिभुज हो तो उन दोनों के क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी इन दोनों के एरिया या क्षेत्रफल आपस में इक्वल आ गए। कौन सी इक्वेशन आ गई, 7। अब वापस आ जाओ, हमारा नाम कहाँ चल रहे थे, इक्वेशन 3rd और 6th में। अब हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया 7। तीनों को ध्यान से देखें, एक बार देख लें, लिखना डायरेक्ट है, हमें समझना है पहले। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला पोर्शन इक्वल है, ठीक है, नीचे एरिया BD, एरिया CD, लेकिन BD और CD का एरिया जो क्षेत्रफल वो तो हमने क्या लाके दिखा दिया, बराबर, यानी इक्वेशन 3rd की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 6th की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। और अगर किसी भी दो इक्वेशन है उनका एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। अब लिखना कैसे, हमें वहां डायरेक्ट कैसे लिखना है, समीकरण 3, 6 और 7 से, यानी कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6 एंड 7, सीधा डायरेक्ट लिखें। तीनों को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल, यानी कि AD बाई DB किसके इक्वल हो गई, हमारी AE बाई EC के। और यही हमारे को प्रूव करना था। ये है हमारी महत्वपूर्ण थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय, इस पर आधारित प्रश्न है। देखिए अगर एग्जाम्स के हिसाब से बात करें तो
हो सकता है कि थ्योरम आ जाए, और अगर थ्योरम नहीं आई तो थ्योरम से रिलेटेड जो इस थ्योरम को यूज में लेते हुए क्वेश्चन है वो तो आने ही है फिर। तो जब हम 6.2 हमारे आगे पढ़ेंगे तब हम इस थ्योरम से रिलेटेड थोड़ा ध्यान से देखें कि थ्योरम है क्या। अब याद रखने वाले कैसे रखते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है, सीधा सा यूं बोलते हैं बच्चों को, तो ये बटा ये बराबर ये बटा, सिंपल सा, तो ये AD बाई DB AE बाई EC, इस तरह से। हाँ, इसकी जो उप प्रमेय है वो भी है, सब थ्योरम्स, थोड़ा उनको भी हम बात करेंगे और उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो वो देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।